नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं प्राइम टाइम शो इंडिया बोल रहा है। आज बात अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जिस तरह से अदावत चल रही है उसकी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 2 हफ्ते तक चली अदावत लड़ाई के बाद में सैकड़ों की संख्या में सैनिकों की मौत हुई, वहीं बड़ी संख्या में आम लोग भी मारे गए। ये दोनों ही देशों के बीच में बीते कई सालों का एक तरह से सबसे भीषण संकट है, जिसको लेकर दोहा में युद्ध विराम का ऐलान भी हो चुका है। कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीज फायर पर राजी हो गए हैं। कतर की राजधानी दोहा में जो बैठक हुई उसमें दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम करने पर सहमत भी हो गए। कतर और तुर्की की मध्यस्थता हुई, जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने लड़ाई रोकते हुए स्थायी शांति के लिए तंत्र स्थापित करने की बात कही। इस पूरे समझौते में दोनों पक्षों ने विवाद के मुद्दे पर एक दूसरे से कई अहम वादे भी किए। कतर ने यह उम्मीद जताई है कि ये जो कदम है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीमा तनाव को कम करने और क्षेत्र में स्थायी शांति की ठोस नींव रखने में मदद करेगा। अब इस बीच अफगानिस्तान के मंत्रियों की ओर से जो बयानबाजी हो रही है, ये कहा जाए वो एक अलग ही सोच रखते हैं, और वही पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बयानबाजी हुई उन्होंने सीधे सीधे एक तरह से टारगेट किया। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अफगानिस्तान के जो मंत्री हैं बाकायदा उन्होंने 2 टूक पाकिस्तान को कहा है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो अफगानिस्तान उसके बाद में ज़रूर कदम उठाएगा, और कदम ऐसा कि सीधे सीधे पाकिस्तान के लिए वो मुसीबत का सबब बनता हुआ नजर आएगा। और जैसा कि कतर में इसके पहले भी हमने देखा था, जब युद्ध विराम हुआ था, युद्ध विराम होने के बावजूद पाकिस्तान की तरफ से बड़ा सीज फायर उल्लंघन हुआ और अफगानिस्तान में उन्होंने जो कार्रवाई की, कई लोगों की जान गई। उसके बाद में अफगानिस्तान और भी ज्यादा नाराज है। अफगानिस्तान के मंत्रियों की ओर से ऐसी बयानबाजी हो रही है कि उससे ऐसा लगता है कि और अगर वो सच हो जाती है तो पाकिस्तान के हालात बिगड़ते हुए नजर आते हैं। पाकिस्तानी सेना को चेतावनी देते हुए तालिबानी मंत्री ओमारी वो कह रहे हैं कि अगर अफगानिस्तान और अन्य लोगों ने धार्मिक आदेश से हमलावर घोषित अगर कर दिया तालिबान को या अफगानिस्तान को, तो उनके अनुसार मैं कसम खाता हूं कि पाकिस्तान को भारतीय बॉर्डर तक सुरक्षा नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान के एक मंत्री ने तो यहां तक कह दिया है कि पाकिस्तान को ऐसी सजा मिलेगी कि उसकी पीढ़ियां तक याद रखेंगी। तो क्या अब युद्ध विराम से समाधान निकलेगा, या फिर एक बार फिर से पाकिस्तान के मंत्री ने जो बयान दिया उसी पर ही अफगानिस्तान चलता हुआ नजर आता है? और अगर ऐसा हुआ तो जरा समझिए पाकिस्तान का पतन होना क्या तय है। ये बड़ी बातें हैं, क्योंकि हमने देखा कि भले ही इस दौरान युद्ध विराम हुआ और युद्ध विराम के बीच में भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जमकर तनाव देखने को मिला। अब कतर में संघर्ष विराम की बात हुई है। हाल ही में ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में 25 अक्टूबर को एक बार फिर से दोनों ही देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो इस्तांबुल में बैठक करने वाले हैं। कुल मिलाकर ये अभी भी स्थायी तौर पर संघर्ष विराम नजर नहीं आता, अस्थायी नजर आता है, और ये संघर्ष विराम कब तक टिकेगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता। और ऊपर से जो अफगानिस्तान के यहाँ के जो मंत्री हैं उनके बयानबाजी वो तो एक अलग ही संदेश देते हुए नजर आते हैं। करेंगे चर्चा, मेरे साथ में जो खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है हम उनसे चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़ रखे हैं, साथ ही साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर डॉक्टर अली शाह जुड़ रखे हैं। इस समय हमारे साथ में जल्द ही पीपीपी के जो नेता हैं अखुनजादा वो भी हमारे साथ में जल्द ही जुड़ेंगे। साथ ही साथ पत्रकार पाकिस्तान से हुसैन जावेद जी भी हमारे साथ में जो है वो भी जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाती चलूं, और सबसे पहले मैं यूके देवनाथ जी आप ही का रुख करते हुए इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रही हूँ कि एक तरफ संघर्ष विराम को लेकर पहले भी चर्चा हुई, आज भी हुई, और लेकिन ये क्या आपको स्थायी नजर आता है सर? दूसरी तरफ एक तरफ संघर्ष विराम की बात होती है, अफगानिस्तान के मंत्री दूसरी तरफ एक अलग तरह की बयानबाजी देते हैं। ये संघर्ष विराम टिकेगा भी या नहीं टिकेगा, क्या लगता है आपको? सबसे पहले ये समझनी पड़ेगी कि जब भी संघर्ष विराम इस तरह से साइन किया जाता है तो उभय पक्ष को दूसरे पर भरोसा करना पड़ता है। अब क्या होता है, देखिए तालिबान की सरकार है तो समझना पड़ेगा कि जाहिर बात है उनके एडवाइजर्स, कंसल्टेंट्स
जैसे इंडिया में हर मंत्री को एडवाइस करने के लिए इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स होते हैं। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर्ड उनके कोई कंसल्टेंट्स एडवाइजर्स नहीं है। तालिबान के जो मिनिस्टर बयान देते हैं वो अपने क्या कहें जी जी। सिक्स्थ सेंस यानी अपने जज्बे से बयान देते हैं। तो हमें इस तरह के जोशीले बयानों को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि तालिबान की जो सरकार है वो सोच समझ के फूक फूक कर आगे बढ़ेगी। डेफिनेटली कोई ऐसा काम नहीं करेगी कि पाकिस्तान के जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको भी जोश हो जाए और वो भी कोई काउंटर एक्शन ले लें। जाहिर बात है कि अगर फौज से फौज का मुकाबला होता है तो बॉर्डर पर जमीन पर पाकिस्तान की फौज बहुत मजबूत है। हाँ ठीक है, टीटीपी या तालिबान के जो लड़ाके हैं वो छुप छुप के गुरिल्ला अटैक करते हैं, यहाँ एक एक्सप्लोजन कर दिया, वहां एक आईईडी ब्लास्ट कर दी। ऐसा तो होता रहता है, लेकिन इससे पाकिस्तान की फौज को कोई खास नुकसान नहीं होता। ये टीटीपी के जो तालिबान के जो मंत्रीगण हैं उनको समझना पड़ेगा। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि देखिए दोनों देशों के बीच में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तहत हॉटलाइन होनी चाहिए। नॉर्मली दुनिया में भी जब दो मुल्क होते हैं तो उनके बीच में मिलिट्री कमांडर टू मिलिट्री कमांडर हॉटलाइन होती है। जैसे कि भारत में हमने भारत के डीजीएमओ और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच जी में सर। हॉटलाइन लगाई हुई है। वो दोनों ही फौजी होते हैं। वो फोन कर देते हैं, यार तूने ये जो धमाका किया है ये प्लान करके किया है या गलती से कर दिया है। जी जी जी। लेकिन इसी लेकिन तरह सर, से जब अगर इस तरह के हमले, मुझे लगता है कि उसमें इसलिए और भी ज्यादा शायद अफगानिस्तान के नेताओं की तरफ से ऐसे बयान आ रहे हैं क्योंकि इसके पहले जब सीज फायर हुआ तो उस सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया था। हाल ही में हमने देखा था किस तरह से कई क्रिकेटर्स की जब इस दौरान मौत हुई, कई आम जनता जो है इस दौरान जरूर वो प्रभावित हुई हैं। मैं इसी सवाल के साथ में रुक करना चाह रही हूँ पाकिस्तान से जुड़े हमारे साथ में पैनलिस्ट हुसैन जावेद जी का। हुसैन जी, आखिर एक तरफ सीज फायर पर बात होती है, युद्ध विराम की बात होती है, और युद्ध विराम के बाद में उसी का जब अगर उल्लंघन होता है और अब अफगानिस्तान के नेताओं की इस तरह से बयानबाजी, ऐसा लगता है कि वो तो बहुत ज्यादा ही खफा हैं इस बार आपसे आपसे मतलब पाकिस्तान से। नैना जी, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। जो हमारे गेस्ट हैं उनको भी सलाम। देखिए, मैं देवनाथ जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, उनकी बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि अगर अफगानिस्तान के जो मंत्री हैं, वजीर हैं या हुकूमत में जो लोग हैं वो अभी भी अगर इस तरह का बयान दे रहे हैं जिससे अभी भी आग सुलगने का खतरा हो सकता है, और जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि अगर उन्होंने ये बात भी कही है कि अगर तो इस्लामाबाद ने दोबारा ऐसी हरकत की तो उनको इंडिया के बॉर्डर तक लेके जाएंगे। देखिए, ये बातें अब सीज फायर का एक आपने पूरी स्टेज कवर कर ली है। जाहिर बात है जब इस तरह की टॉप लेवल मीटिंग्स होती हैं तो आपके गिले शिकवे भी होते हैं, कुछ हमारी तरफ से भी होंगे, कुछ अफगान साइड से भी होंगे, लेकिन कुछ तो ऐसा तय हुआ है जिसमें इत्तेफाक राय हुआ है और हमें दोहा में एक अच्छी फजा देखने को मिली है। इसी की एक्सटेंशन अब हम 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में देखने जा रहे हैं, जहां तय ये करना होगा कि जो सीज फायर हमने किया है इसको मजीद आगे सुपरवाइज किस तरह किया जा सकता है और कैसा एक मैकेनिज्म, ज्वाइंट मैकेनिज्म जो है उसको चेकआउट किया जाए जिससे इस तरह के इश्यूज एक बार फिर सर न उठें। इश्यूज हैं, प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं बद एतमादी भी है, और क्योंकि आखिरी जो 10 दिन इस तरह से गुजरे हैं वो कोई इतने अच्छे तो नहीं गुजरे, ना वहां पे ना यहाँ पे, एक मुकम्मल टेंशन की सूरत हाल रही। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन द एंड चीजें टेबल पर ही तय होती है, मेरा हमेशा से ये मानना है। और मैं ये भी चाहूंगा काबुल हुकूमत से कि देखें ये फेज तो निकल जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता बातचीत के जरिए मसले भी हल हो जाएंगे। इनका असल इम्तिहान अब होगा कि अपने अवाम के लिए ये गवर्नेंस के हवाले से जो है अपनी विल जो है उसको शो करें। ये उनके लिए बहुत अहम है क्योंकि देखें अफगानिस्तान के अवाम हमेशा से सफर रहे हैं फ्रॉम 1979 टिल डेट। तो अब जब ये सिंहासन पर हैं, हुकूमत इनके पास है, ताकत इनके पास है, तो इनको अवाम के भले के लिए कुछ करना चाहिए। क्योंकि तालिबान शायद अभी भी कहीं ना कहीं समझते रहे हम अभी भी एक मुजाहमत कर रहे हैं, जदोजहद कर रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं, अब काबुल आपके पास है। तो जो आपके काबुल वाले अवाम है ना, अब उनके जख्मों पर मरहम रखने का वक्त आ गया।
बिल्कुल, ये बात बहुत अहम हो जाती है। आपने बहुत मतलब ये कहा जाए कि गहराई वाली बात ज़रूर कही है कि अफ़गान और पाकिस्तान के बीच में जो तल्ख़ी है, उसका खामियाज़ा ज़ाहिर-सी बात है आम जनता को भुगतना पड़ता है, सीमा पर रह रहे लोगों को भुगतना पड़ता है और इस बात को शायद अगर पाकिस्तान भी समझ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं अली शाह जी का रुख कर रही हूँ। अली शाह जी, जिस तरह से अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान को कड़ी चुनौती दी गई है और इस बार तो तेवर ऐसे लग रहे हैं कि अगर थोड़ी सी भी ढील अगर होती है या पाकिस्तान की तरफ से अगर इतना सा भी कुछ मिसएडवेंचर होता है तो अफगानिस्तान के नेता तो ये कह रहे हैं कि भाई उसका खामियाजा बहुत खराब होगा। ये वाकई में सिर्फ रिटोरिक एक बयान या इसको इस रूप में समझें या फिर वाकई में इसमें वास्तविकता कोई सैन्य इरादा भी आपको नजर आ रहा है, एक्शन का इरादा भी नजर आ रहा है अफगानिस्तान के नेताओं की तरफ से? जी, सैन्य इरादा जरूर नजर आ रहा है मेरे को, क्योंकि देखिए चाहे कुछ भी बोले, अफगानिस्तान डेवलप्ड कंट्री नहीं हो, उनकी प्रॉपर एयरफोर्स नहीं हो, नेवी नहीं हो, उनकी मिलिट्री भी तालिबान मिलिट्री जो गवर्नमेंट है वही हो, लेकिन एट द सेम टाइम अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान के अंदर अभी तक ये रिकॉर्ड रहा है, कोई भी कदम जमा नहीं पाया है, चाहे रूसी हो, चाहे ब्रिटिश हो, चाहे अमेरिकन हो। हमने देखा 15 अगस्त 2021 में जब तालिबान सत्ता में आई थी तो अमेरिका कैसे रातों रात छोड़ चली गई। अब पाकिस्तान के पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के PKMAP के चीफ है महमूद खान अकज़ई। इनका कहना है कि पाकिस्तान को फूक फूक के कदम लेना पड़ेगा। उन्होंने अपील भी की है UN के सेक्रेटरी जनरल को कि एक पीस कॉन्फ्रेंस बिठाई जाए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, क्योंकि उनका यही कहना था कि अब तक ना ही रूसी, ना ही ब्रिटिशर्स, ना ही अमेरिकन यहाँ पे टिक पाए हैं। ये एक ग्रेवयार्ड बन गया है उनके लिए। अब अगला नंबर पाकिस्तान का होगा। अगर उन्होंने वार्न किया है, उन्होंने चेतावनी दी है, उन्होंने बोला है कि भाई डोंट मेस विद देम, इनके साथ आप छेड़खानी ना करें आप। तो और ये भी कहा है कि नुकसान दोनों तरफ से होएगा, अफगानिस्तान की तरफ से भी, पाकिस्तान की तरफ से भी। लेकिन देखिए बात ऐसी है कि जब तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर हिंदुस्तान आते हैं, पूरा हक बनता है उनको हिंदुस्तान आने का। हमको पूरा हक बनता है किसी की मेहमान नवाजी करें। हमने बोला किसी को, कोई भी हो। पाकिस्तान की सरकार को हो गया पेट में दर्द कि भाई ये तो वही तालिबान जिसकी ये रक्षा करते थे एक टाइम पे, वही तालिबान जिनको ये समर्थन करते थे पूरे टाइम से, वही तालिबान आज की तारीख में दोबारा सत्ता में आया तो पाकिस्तान की बात नहीं सुनता है। ISI चीफ इनके पाकिस्तान के जनरल फैज हामिद पहुंचे थे अफगानिस्तान तालिबान में अपना सीट, हकाई नेटवर्क को सीट दिलाने के लिए। तो इनको लगा कि भाई बड़ी अच्छी बात है, तालिबान सत्ता में आ गया है। लेकिन तालिबान ने आने के बाद पलट कर नहीं देखा पाकिस्तान को और इनके बनाए हुए नक्शे कदम पे नहीं चला। वैसे बात सही है, 2021 से तल्खी और बढ़ गई। पहले तो ये भाई भाई थे और उस समय ऐसा लग रहा था कि भाई ठीक है, पाकिस्तान ने तालिबान का इस्तेमाल किया, तालिबान ने अफगानिस्तान पा लिया, तो उसके बाद में पाकिस्तान का इस्तेमाल करके छोड़ दिया। 100% बिल्कुल वही हुआ है। चाय में मक्खी की तरह, ऐसा आपने जैसा कहा, पलट के भी नहीं देखा, चाय में मक्खी की तरह छोड़ दिया। बिल्कुल 100%, जैसे कि चाय से मक्खी निकाल के फेंकते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही फेंका। और वही काम करने वाला है चीन। अब जब चीन का मकसद पूरा हो जाएगा ना, CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के पीछे पड़ा हुआ है चीन। मकसद की दोस्ती है, कोई अनकंडीशनल। हमारी रूस के साथ दिली दोस्ती है, हमारी भूटान के साथ दिली दोस्ती है, कोई मतलब नहीं है बीच में, कोई धंधा बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है बीच में, लेन देना नहीं है बीच में। कुछ होता है लेन देन, ऐसी बात नहीं है, लेकिन है दोस्ती अनकंडीशनली। पाकिस्तान की दोस्ती, ये अमेरिका से बड़े अच्छे दोस्त थे एक टाइम पे, कोल्ड वॉर के जमाने में जब हमने रूस को सपोर्ट किया था। फिर पाकिस्तान की और अमेरिका की नहीं बनने लगी। अब देखिए दोबारा पाकिस्तान मस्का मार रहा है अमेरिका पे। अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने IMF से मिलिट्री के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के लिए फंड दिया, मगर महज इत्तेफाक देखिए आप, उसी दिन पाकिस्तान ने ऐलान किया कि 10 करोड़ रुपए का मुआवजा मौलाना मसूद अजहर। अब देखिए आप,
आप देखिए, यही तो बात हो जाती है अली मसूद जी, यही तो कथनी करनी इतनी ज्यादा डिफरेंट हो जाती है कि मौलाना मसूद अजहर हो, हिजबुल मुजाहिदीन की तस्वीर हो, और हमने देखा था कि रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी यहाँ पर कैसे इन्हीं के जो ही आतंकी थे वो किस तरह से लगातार आंसू बहा रहे थे, और ऐसी थी कंडीशन कि भैया हमें भी उठा लेते, इससे अच्छा पूरा परिवार तो खत्म हो गया। वेल, इससे अतर अखुनजादा भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, अखुनजादा चट्टान जी। मैं लेकिन उसके साथ ही पैरेलली अपने दर्शकों को तस्वीर भी दिखाती जाऊं। ये जो आप दूसरी विंडो में या तीसरी विंडो में जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल ये कतर की ही तस्वीर है, कि उस समय की तस्वीर है जब शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए शर्तों के साथ में, और ये तय हो गया कि अब अगली मुलाकात जो है इस्तांबुल में होगी। लेकिन हमने देखा था इसके पहले जो शांति समझौता हुआ था, जो यहाँ पर पीस टॉक की बात हुई थी, वो पीस तो कहीं से कहीं तक नजर नहीं आई थी। अखुनजादा जी, आज की जो ये पूरी जो मुलाकात हुई है उससे एक उम्मीद जरूर हो सकती है, क्योंकि जब पहले हमने देखा था जब दोहा में एक तरह से जब पूरा सीज फायर का टाइम एंड हो रहा था, उसके बाद में ही तुरंत ही कुछ देर के बाद में एक बड़ा ऑपरेशन नजर आ गया अफगानिस्तान में पाकिस्तान की तरफ से। अब शायद इसी बात का ही एक तरह से डर या गुस्सा या नाराजगी है अफगान नेताओं पे, जो सीधे चेतावनी दे रहे हैं। एक तरफ यहाँ पर शांति की बात होती है, दूसरी तरफ उनके नेता ये कहते हैं कि भैया अब पाकिस्तान को खदेड़ेंगे भारतीय बॉर्डर तक, और अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो ऐसा अंजाम होगा कि नक्शे से गायब हो जाएंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नैना, मेरी तरफ से आपको, आपके मुहतरम मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम, आपके देखने वालों को सबको गुड इवनिंग। जी सर। नैना, 13 तारीख को मैंने ये पेशनगोई की थी विवेक के प्रोग्राम में आपकी चैनल पे जी, कि कोई मुश्तरका दोस्त बीच में आ जाएंगे और ये मसला खुशअस्लूबी के साथ खत्म हो जाएगा। हम मुश्कुर है इंडिया के, ये 2025 में इंडिया ने हम पे बहुत एहसानात की। पहला एहसान तो हम पे ये किया कि पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान पे अटैक किया और दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान क्या है डिफेंस लेवल पे, पाकिस्तान किस लेवल का ताकत है। नंबर एक ये। दूसरा ये कि बहुत अरसे से हमारा रियासत कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से तहरीक तालिबान कहे या अमारात इस्लामी कहे कि उसको मजबूत करे, क्योंकि अफगानिस्तान में अमारात इस्लामी के लिए दो बहुत अहम मसले हैं। एक मसला ये कि अफगानिस्तान के लोग, अफगानिस्तान के अवाम इनको पाकिस्तान के प्रॉक्सी समझते हैं। इस वजह से अफगानिस्तान में डंडे के जोर पे तो हुकूमत है, लेकिन लोगों में मकबूलियत नहीं है, महबूबियत नहीं है। वो समझते हैं कि ये पाकिस्तान के लोग हैं। दूसरा मसला अफगानिस्तान का ये था कि अफगानिस्तान में जो जिहाद के टाइम पे नेटो फोर्सेस के साथ, अमेरिका के साथ जो लड़ाई हो रही थी, सारी दुनिया से लोग जिहाद के लिए आए थे, और जब अमेरिकन और नेटो फोर्सेस चले गए तो वो लोग अफगानिस्तान में रह गए। वो लोग अफगान हुकूमत के लिए आप कहे या अमारात इस्लामी के लिए कहे, ये बहुत बड़ा मसला था, जो कि इनके हाथों, इनके सामने ये तहरीक तालिबान या अमारात इस्लामी ये बेबस इन लोगों पे हाथ नहीं डाल सकते थे। तो अब जो ये लड़ाई हुई जिसमें आप लोगों ने बुनियादी किरदार अदा किया, जिसका मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा कर रहा हूं, कि इस लड़ाई की वजह से मुत्तकी साहब के इंडिया जाने की वजह से जो डिस्पोरा है अफगानिस्तान की, जो किसी टाइम पे अमारात इस्लामी की शदीद मुखालिफ थे, हमने देख लिया कि इसमें इनका मकबूलियत बढ़ रहे हैं। एक फायदा तो ये हुआ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तान के अवाम या पाकिस्तान की सेना को मतलब खाना डाइजेस्ट होता है या नहीं होता है इंडिया का नाम लिए बगैर, या फिर कुछ भी चीज हो इंडिया पर डाले बगैर नींद आती है या नहीं आती है? देना हमने कभी नहीं, हमारा कभी टॉक शो नहीं हुआ है इंडिया पे। हमने अपने इलेक्शनों में कभी इंडिया का नाम नहीं लिया है, क्योंकि हम खौफजदा नहीं है। आप लोग खौफजदा है, इसलिए अपने अवाम को यकीन,
अच्छा, इसलिए एक और अवाम को चीज, ये आपने कहा मसला मेरी बात खत्म को हो गया क्या? अच्छा, आप अपनी बात को पूरी कीजिएगा, सुनिए ना, आप कंटिन्यू कीजिएगा। आपने कहा मसला खत्म हो गया, क्या मसला खत्म हो गया इस पीस टॉक के बाद में? ये जो आज जो कतर में बैठक हुई, क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान, तालिबान और पाकिस्तान के बीच में क्या मसला खत्म हो गया? कोई लड़ाई नहीं, सब कुछ गुडी गुडी है अब हम देखेंगे कि ये मकबूलियत बरकरार रहता है जो पैदा हुआ है अफगानिस्तान के लोगों का अमारात इस्लामी के लिए। अगर बरकरार रहता है ये मकबूलियत तो फिर तो मसला खत्म समझिए। अगर बरकरार नहीं रहता है तो फिर कोई इस तरह का लड़ाई कर लेंगे, छोटी लेकिन मोटी अकुल लड़ाई जी, कर यही लेंगे। बात तो पाकिस्तान के नैना, प्रति भी अफगानिस्तान के नेता कह रहे हैं, जो आपको भरोसे की बात है ना, यही तो अफगान के नेताओं को भी भरोसा नहीं हो रहा है। सर थोड़ा सा जल्दी हम बात करेंगे ना, थोड़ा मुझे, क्योंकि समझिए सबके पास में पाकिस्तान जाना के है, एस्टेब्लिशमेंट को और अमारात इस्लामी को अलग-अलग चीज समझते हैं, हम नहीं समझते हैं। दूसरा फायदा क्या हुआ, मसला दूसरा कौन सा हल हुआ? ये हुआ कि जो यहाँ पे दहशतगर्द तंजीमें थे जिनसे बेजार थे अमारात इस्लामी, इस लड़ाई की वजह से पाकिस्तान को उन्होंने खुला मौका दिया और छूट दिया कि जाके जहां जहां पे इसके ठिकाने हैं उसको मार दी। और पाकिस्तान ने भी लगातार जो ठिकाने थे दहशतगर्दों के, जो पाकिस्तान पे हमले कर रहे थे, जिनके हाथ तो अमारात इस्लामी बेबस थी, उनको जाके एक एक कर को मार दिया। तो मैंने विवेक के प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि ये लोगों की जो खुशियां है ये अर्जी है। पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान की रियासत और अमारात इस्लामी के दरमियान इख्तिलाफात हो नहीं सकते हैं। ये गलतफहमी में अमेरिका भी मुब्तला थी, अमेरिका और नेटो भी समझते थे कि पाकिस्तान और अमारात इस्लामी ये अलग-अलग आऊंगी। लेकिन यूके देवनाथ जी, इसी बात को लेकर अखुन जादा जी ने जो बड़ी बातें कही है कि मसला जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, बस भरोसे वाली बात है कि अब अफगानिस्तान कोई ऐसा मिस एडवेंचर ना करे। अफगानिस्तान के नेता कहते हैं कि भाई हमें पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है, और जो बार बार अभी भले ही प्यारे प्यारे शब्द कह रहे हो, लेकिन कुछ समय पहले तो यही दहशतगर्द जो है उनको दहशतगर्द ही कहा जा रहा था, और इसी बात से तो उन्हें तकलीफ है। मुझे सर एक और बात ये जरा बताइए, क्या मसला इतना आसानी से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है कि कतर में बैठक हुई या दोहा में बैठक हुई, मामला खत्म हो गया? नैना जी, कतर का बहुत बड़ा होल्ड है पाकिस्तान के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर भी। अब पाकिस्तान को जब भी फॉरेन करेंसी की जरूरत होती है, बड़े बड़े लोन चाहिए होते हैं, तो कतर के जो अमीर हैं, शेख हैं, सऊदी हैं, ये सब हेल्प कर देते हैं। अभी जब 25 तारीख को बात होगी तुर्की में, इस्तांबुल में, तब भी आप देखना वहां पे सऊदी के रिप्रेजेंटेटिव जा रहे हैं। उस बातचीत के दौरान भी, क्योंकि सऊदी अरेबिया का बहुत बड़ा होल्ड है, चाहे पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो, वहां पर जब बात होगी तब भी सऊदी ने भी जोर डालना है, तुर्की ने भी जोर डालना है। सऊदी का इन्फ्लुएंस इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स एड देता है, पैसा, फॉरेन करेंसी, डॉलर्स। और तुर्की का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इसलिए है क्योंकि तुर्की जो है पाकिस्तान की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को काफी हथियार देता है। डिटेल्स और किसी प्रोग्राम में बताऊंगा। जी जी। अब एर्दोगान की ये दिली मंशा है, सऊदी में मोहम्मद बिन सुल्तान की भी ये दिली मंशा है कि मुस्लिम देश सारे एक साथ भाई भाई की तरह रहें, जो कि बहुत अच्छी सोच है। तो जब तुर्की में बात होगी, उभय पक्ष पर दबाव आएगा कि आप ऑफेंसिव कार्रवाई ना कीजिए। पाकिस्तान की आर्मी, एयरफोर्स, आईएसआई को समझना पड़ेगा कि वो कुछ भी कर लें, जमीनी हरकत कर लें, लेकिन हवाई हमला अफगानिस्तान में ना करे, क्योंकि वो एक नो गो एरिया बन जाता है अफगानिस्तान के तालिबान सरकार के लिए। देखिए, अफगान हैं, उनको बहुत अपनी मूंछों पर, अपनी शान पर बहुत ज्यादा गर्व है, लड़ाके। तो अगर बॉर्डर में छोटे मोटे स्कर्मिश होते हैं कि इधर से फ्रंटियर कांस्टेबुलरी ने थोड़ा हमला किया, इधर से रेंजर्स ने कुछ हमला किया, उधर से टीटीपी ने कुछ हमला किया, वो फिर भी कंट्रोल में रह जाता है मामला। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में, कम से कम अगले एक हफ्ते तक, पाकिस्तान की एयरफोर्स डूरन लाइन को क्रॉस करके अफगानिस्तान में ना काबुल, ना कंधार, ना हेरात की तरफ जाएगी। इसी से आप देखेंगे बहुत ज्यादा मरहम वाली बात आ जाएगी, उभय पक्ष थोड़ा शांत हो जाएंगे।
सर और लेकिन ये मैं फिर मरहम से आखिर वापस आता कितने हूँ। वक्त तक काम करेगा, क्योंकि बात तो ट्रस्ट इश्यूज की है। ट्रस्ट इश्यूज मुझे लगता है दोनों मुल्कों की तरफ से सबसे महत्वपूर्ण है ट्रस्ट इश्यूज। अली शाह जी, अगर मैं गलत नहीं हूं, एक तो ट्रस्ट इश्यूज का बात मुझे जरूर समझाइएगा। दूसरी बात, एक जो बार बार मेरे मन में आ रही है, अफगानिस्तान के नेता का ये कहना कि अगर हमें दहशतगर्द या इस तरह से अगर कोई परिभाषित किया जाता है या जो भी अगर होता है, तो उसके बाद में हम ऐसा एक्शन लेंगे कि खदेड़ देंगे सीधे भारत की सीमा तक। इस पूरे युद्ध के बीच में भारत को बीच में लाना, इंडिया का नाम लेना, क्या उसके कंधे का इस्तेमाल करना है या एक अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश है इस पूरे तनाव या इस पूरे कियोस्क के बीच में? अली जी शाह जी। देखिए, पाकिस्तान, आपने बिल्कुल सही फरमाया था पहले कि पाकिस्तान को नींद नहीं आती होगी जब तक वो भारत का नाम, हिंदुस्तान का नाम, इंडिया का नाम ना ले ना। कुछ भी हो तो हिंदुस्तान ने किया, अरे बलूचिस्तान में इनके आफत आ गई, अरे हमारे रॉ ने किया, अरे ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इनको पता है पाकिस्तान के ये प्रॉब्लम क्या है, आपको समझाता हूँ नैना जी। पाकिस्तान दुखी नहीं है अपने प्रॉब्लम से, पाकिस्तान दुखी है हिंदुस्तान के सुख से, अमल से, चैन से, उससे इसकी प्रॉब्लम आती है। जो पैसे आते हैं पाकिस्तान में बजाय के एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन या डेवलपमेंट के लगाने के लिए, वही पैसे इनके आतंक फैलाने में लग जाएंगे। देखिए, एक तरीके से अगर देखा जाए तो डिफेंस डील्स बोले उनको, डिफेंस, क्योंकि इनकी डिफेंस को भी मैं आतंकियों से कम नहीं मानता हूं बेसिकली। माफ कीजिएगा साहब, आप पाकिस्तान से हैं, आप माफ करेंगे मेरे को, लेकिन मैंने ये मेरा पर्सनल तजुर्बा रहा है नैना जी। 2003 में ना, सन 2003 में मैं डिप्लॉयड था लाइन ऑफ कंट्रोल पे। मैं यंग लेफ्टिनेंट साहब था उस टाइम पे, और मैं 30 मीटर के फासले पे था, महज 30 मीटर के फासले पे था बॉर्डर पे। 2 साल रहा वहां पे। और 2003 में सीज फायर नहीं हुआ था, बाय द वे। सीज फायर जब हुआ तब मैं बंकर में ही था अपने, और सीज फायर जब हो गया उसके बाद का मैं कोई फर्क देखा नहीं मैंने, फ्रैंकली स्पीकिंग। ये लोग तब भी फायरिंग करते थे, सीज फायर का उल्लंघन किया कई मर्तबा, तब भी फायरिंग करी इन लोगों ने। आपने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे देखा, जब सीज फायर का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, फायरिंग किसके, आतंकियों की तरफ से होती थी या फिर पाकिस्तान की सेना की तरफ से होती थी? पाकिस्तान की सेना की तरफ से, जिसको भी मैं, तभी मैं इनको, इनकी सेना को आतंकी से कम नहीं मानता हूं पर्सनली। मैं 99 में जितने भी घुसपैठ बैठ आए थे ना हिंदुस्तान, चोरी छुपे में, सिविल ड्रेस में, वो पाकिस्तान के रेगुलर आर्मी पर्सनल थे। जब हमने उनको मारा तब इनके यहां से आई कार्ड निकला कि ये रेगुलर पाकिस्तान आर्मी के हैं। वो जो एक सैनिक के सलूक करता है ना, हमने 71 में इनके 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर लिए थे, ठीक है। हमने इज्जत आबरू के साथ इनको वापस किया, जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक। इन्होंने 54 प्रिजनर ऑफ वॉर हमारे लिए थे, मिसिंग 54, वो आज तक मिसिंग है। रेड क्रॉस सोसाइटी, यूएन की टीम आके इनके जेल को इंस्पेक्ट कर चुकी हैं। तो क्या अली शाह जी, इसको ऐसे समझा जाए कि जो बात ये तालिबान को एक तरह से इंडिया के लिए जो तैयारी की गई थी, अब वही वो उनके लिए घातक बन गया है क्या? प्रॉक्सी वॉर की जो बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, तालिबान को पनाह पाकिस्तान ने दी, पाकिस्तान ने कहा हम दोनों एक ही वर्दी के छट्टे बट्टे हैं, कोई बात नहीं। आज की तारीख में वो ही तालिबान इनके लिए प्रॉब्लम बन चुका है, वही तालिबान। ठीक है। और ये अगर अंडर एस्टिमेट करेंगे ना तालिबान को, तो भैया इट्स नॉट द मशीन, इट्स द मैन बिहाइंड द मशीन। अफगान वॉरियर्स ऐसा सबक सिखाएंगे पाकिस्तान को, छट्टी पट्टी ये जंगल में भागते पड़ेंगे और उनको उनकी पैंट भी नहीं मिलेगी इनको अपनी। ठीक है, मैं हुसैन जी का ही रुक कर रही हूँ। हुसैन जी देखिए, आपका जो रिएक्शन है आप वो तो दीजिएगा, लेकिन एक सवाल का जवाब, अगर अफगानिस्तान के मंत्री का अगर इस तरह से कोई बयान आता है तो वही बात है कि ये सिर्फ रिटोरिक वर्ड्स हैं या फिर वाकई में इसको गंभीरता से पाकिस्तान ले रहा है? जी नैना जी, मैंने सबकी बात सुनी और मैं यहाँ पे यही कहूंगा, देखिए जब आपस में टॉक्स हो रही होती हैं और उनका एक स्टेज हो चुका है, अगला स्टेज जैसा कि आपने भी बताया और ऐसा है भी कि 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में होने वाला है। तो मेन फोकस इस टाइम अफगान हुकूमत कह लें या इस्लामाबाद कह लें, उनका उन्हीं के ऊपर है। बाकी ये बात है कि अगर कोई अफगान जो उनके मंत्री हैं वो आके अपनी इस तरह से डायलॉग बाजी कर रहे हैं, बढ़ के मार रहे हैं, लगा रहे हैं, तो ठीक है, उनको अपना शौक पूरा कर दीजिए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि हम तो अपनी नहीं, फिर जगह फिर भरोसा भी किस पे मुकम्मल तौर पे करेंगे? फिर होशियार भरोसा है। किस पे करेंगे हुसैन जावेद जी? अगर उनके मंत्री, अगर जिनका नाम भी मैं बता देती हूँ, तालिबान के उपगृह मंत्री हैं मावलवी मोहम्मद नबी उमारी, वो सीधे सीधे चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हमें उग्रवादी आक्रमणकारी अगर पाक आर्मी की तरफ से घोषित किया गया तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। उन्होंने सीधे सीधे ये बात कही है। देखिए, वो मैं वही कहूंगा, उन्होंने जो इस तरह से कहना था कह दिया। हमारी यहाँ पे मुकम्मल तौर पे जो तैयारी है वो बिल्कुल मुकम्मल है। सीज फायर कामयाब होगा, हमने कैसे बिहेव करना है, कैसे अपनी सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ करना है, कैसे जो हमारे अफगान दोस्त हैं उनके जो हमारे साथ तहफ़्फ़ुज़ात उनको दूर कैसे करना है। लेकिन अगर ये चीजें ऐसी होती हैं कि सीज फायर का इस तरह से वॉलेशन होती है, चाहे हमारे ओर से होती है चाहे उनके ओर से, तो हमने उसमें भी कैसे बिहेव करना है। हम कोई बिल्कुल यहाँ पे आसानी से नहीं बैठे हुए, अपनी सरहद के ऊपर मुकम्मल तौर पे चौकस है। तो उनके जो वजीर हैं उनके बयान हमारे लिए कोई इतना वो जो आपकी जुबान में कहते हैं ना कि चिंता का विषय बिल्कुल नहीं है। बाकी एक और बात, अभी शाह साहब ने यहाँ पे LOC की बात की और उसको उन्होंने मिक्स किया, जो हमारा पाक अफगान की जो बॉर्डर है उससे तो जमीन और आसमान का फर्क है इनकी डायनेमिक्स के अंदर। LOC में हमेशा से आर्मीज ही रही हैं, एक तरफ आपकी इंडियन आर्मी, एक तरफ हमारी पाकिस्तानी आर्मी। वहां पे हालात बड़े मुख्तलिफ रहे जो पाक अफगान का बॉर्डर है। और जो हमारे पाकिस्तान से गेस्ट आपने बुलाए हैं, अखवन ज़दा चटान, ये उस इलाके को सबसे बेहतर जानते हैं। ये फाटा के हैं, इनसे बेहतर कोई जानता नहीं है उस तमाम सूरत हाल को। वो हमारी सरहद ऐसी है कि अगर एक घर बना हुआ है, उसका फ्रंट पाकिस्तान में, बैक यार्ड उसके अफगानिस्तान में खुलती है, तो वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड किस्म का बॉर्डर इस तरह हो जाता है। तो मैं नहीं समझता ये कंपैरिजन जो शाह साहब ने किया वो यहाँ पर इतना अली जी फेयर हो सकता है। आपकी बात में कुछ कहना भी चाह रहे हैं अली शाह जी? जी, मैं भाई साहब आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आपकी बातों पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। क्यों? ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे सीज फायर का ऐलान हुआ था। सीज फायर 1 घंटे में, महज 1 घंटे में पाकिस्तान वापस आ गई फायरिंग करने के बात लिए। तो सही है। अच्छा नैना जी, इसका जवाब मैं ये दूंगा कि सीज फायर जिस बंदे ने करवाया, इंडिया तो उसका नाम नहीं लेता। हम तो मान चुके हैं कि ट्रंप साहब ने वो मेन काम किया है। आप ना माने हमारी बात, आप ट्रंप साहब की बात ना माने, हमें इससे क्या फर्क पड़ता? हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि चटान साहब ने कहा कि मई 2025 हमारे लिए नहीं, तो हुसैन जावेद जी कहां पर जाकर मुलाकात हुई थी सीज फायर उल्लंघन के लिए? अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने तो दोहा और कतर में मुलाकात की ना। इंडिया और पाकिस्तान की कहां पर मुलाकात हुई थी बताइए, अगर सीज फायर उल्लंघन खासतौर से अगर शांति की बात होती है तो? अच्छा, आपको क्या लगता है कि बैकडोर जो इस तरह के चैनल्स होते हैं वो इतने आसान होते हैं कि आपको बकायदा ऐलान करना पड़े कि अरे हम तो दोहा सिर्फ की इंडिया तरह और कहीं भी जाके पाकिस्तान मिल की लेंगे? बैकडोर या फिर इतनी खामोशी से मुलाकातें होंगी क्या? अगर देखिए अभी तो हमने देखा, सुनिए ना, इजराइल गाजा के बीच में युद्ध था, बड़े अच्छे से पूरा पीस प्लान की बात हुई, बाकायदा वहां पर सीज फायर की बात हुई। इंडिया और खासतौर से पाकिस्तान अफगानिस्तान की बाकायदा यहाँ पर बड़े स्तर पर मुलाकात हुई, 1 मर्तबा नहीं 2 बार हुई, 3री बार भी होने जा रही है। इंडिया और पाकिस्तान का आपको ऐसा लग रहा है, आप बार बार अगर उधर की तरफ क्रेडिट दे रहे हैं, हमने तो किसी की गुलामी नहीं की, हम तो किसी की बात नहीं मानते। अली शाह जी अगर मैं गलत नहीं हूं तो कहां पर मुलाकात हुई है, जरा पूछिए, बताइए। 100% दुरुस्त कहा है, 100% दुरुस्त कहा है। गुलाम कोई भी नहीं। आपको क्या लगता है अगर आप ट्रंप के साथ की फ्रेंडशिप है उनके गुलाम बनोगे? आपको पीछे शहबाज शरीफ खड़े होके हंस रहे होते थे, वो कहते थे कि पाकिस्तान हमारा गुलाम है, भाई का कुतली है, हमारे इशारे पे हम बोलेंगे नाच तो पाकिस्तान नाचेगा भी। और शहबाज शरीफ साहब पीछे बैठ की बात है। ठीक है, देखिए अली शाह जी, आ रही हूँ अखुनजादा जी, लेकिन देखिए हुसैन जी, बात तो ये वही बात हो जाती है ना। हम तो बार बार कहते हैं कि भाई यहाँ पे DCO लेवल पर जो बातचीत हुई है, जो दोनों सेनाओं की तरफ से आपस में बातचीत हुई है, इंडिया ने कहा हमारा टारगेट वहां की आम जनता को परेशान करने का नहीं था, आतंकी गतिविधियों को या आतंकी जहां पर ठिकाने थे उनको टारगेट करने का था, हम कर चुके हैं। और दोनों ही सैन्य लेवल पर बातचीत हुई। हम तो ये मानते हैं कि हमें हमारे सैन्य अधिकारियों पर भरोसा है, अब आपको है या नहीं है मैं नहीं कह सकती। इनकी सेना भी आतंकी ही है, केवल फर्क ये है कि वो वर्दी पहनती है, बस वही फर्क है। जी, अगर मैं अपनी बारी पे बोल लूं तो अगर आप मुझे बोलने का मौका दें, पहले मेरे पास टाइम कम होता है बोलने का। बोलिए हुसैन जी, बोलिए जी। मैं सिर्फ ये कहूंगा, देखिए ऑपरेशन सिंदूर आपने किया, मार्का हक हमने किया। अब इस बहस को
छोड़ देते हैं कि आपने क्या हासिल किया, हमने क्या हासिल किया, ना आपने हमारी बात मानी है ना हमने आपकी बात माननी है, इसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि इंडिया, जैसे कि देवनाथ जी ने भी शो के स्टार्ट में कहा था, देखिए इंडिया पाकिस्तान फिर भी एक बाकायदा एक स्ट्रक्चर्ड कंट्रीज हैं, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, एक सिस्टम चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है। अफगानिस्तान की तरह कोई ट्राइबल सिस्टम ना इंडिया में चल रहा है ना पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। तो जो मई में जो भी जंग हुई थी वो मुकम्मल तौर पे दोनों ने कहीं ना कहीं उसमें एक तरह का रेस्ट्रेंट भी दिखाया था, एक तरह की एहतियात भी दिखाई थी, इंडिया से भी और पाकिस्तान से भी। ये बात आपको भी माननी चाहिए और हमें भी इसको तस्लीम करना चाहिए। तो ये एक फर्क जो है वो इसमें अहम है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, अभी भी शाह साहब ने एक बात की थी जब इनकी बारी आई थी कि तालिबान तो अपनी जमीन पे कभी किसी से हारे नहीं है, उन्होंने रूस को हराया है, उन्होंने अमेरिका को हराया। तो ये भी याद रखें, माजी में उनकी जो भी कामयाबी रही उसके पीछे जो प्लानिंग रही है वो पाकिस्तान की रही है, जो हथियारों की सप्लाई रही है वो यही तो पाकिस्तान बात की मैं रही कह है। रही थी अब हुसैन जावेद पाकिस्तान जी, के बगैर यही तो बात मैं कह रही अब थी। आप इनको और चलते ये हैं। मैं नहीं, ये तो सभी कह रहे थे यूके देवनाथ जी। अब आप जाके बात माने हैं ना, यही तो इतने टाइम अब से आए हूं कहते पहाड़ रहे के हैं। नीचे। यही तो बात मैं कह रही थी हुसैन जावेद जी। अब आपने देखिए, आप बातों ही बातों में आपने बात एक्सेप्ट तो कर ली। मैं अखुनजादा जी का रुख करूं, लेकिन यूके देवनाथ सर यही तो बात बार बार कह रहे थे कि तालिबान को हमेशा समर्थन, पालना पोसना, ये कहा जाए पूरी तरह से आज के जो एक खट्टा कट्टा तालिबान जो नजर आता है, अब जो सर पे चढ़कर बैठ गया, वो उसको बनाया पाकिस्तान ने, उसको पाला पोसा, फीड पूरा पाकिस्तान ने किया। हुसैन जावेद जी ने उसको आखिरकार एक्सेप्ट कर रहे हैं, अभी तक जो मना कर रहे थे। अब यही तालिबान सर पे चढ़कर भाई ताता थैया कर रहा है इनके। नैना जी, अच्छी बात है हुसैन जावेद जी ने इसको कहा। उन्होंने इसी चीज की फिर से कंफर्मेशन की है जो कि पिछले साल पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, आज से 2 साल पहले उनके जो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, उन्होंने भी कहा था कि पाकिस्तान में ही आतंकवादियों को तैयार करता है, उनको ट्रेनिंग देता है और भारत की तरफ कूच कराता है। ठीक है, उनकी एक इंटरनल मजबूरी है। पाकिस्तान की मजबूरी ये है कि जब अफगानिस्तान में रूस का प्रेशर ज्यादा बढ़ गया, रूस ही वहां पे कामयाब हो गया, 1970-80 के दशक की बात कर रहा हूं, तो पाकिस्तान ने अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आकर, इन्फ्लुएंस का मतलब है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार दे दिए, पैसे दे दिए, तो इन्होंने तालिबान को कूच करवा दिया अफगानिस्तान में अच्छी तरह से रूस के खिलाफ। ये उस वक्त CIA की जो रिपोर्ट आती थी उसमें बहुत क्लियरली आता था। जो हमारी एम्बेसी थी काबुल में और हमारी जो काउंसलेट थी कंधार में, वहां से भी रिपोर्ट आती थी कि आज इतने सारे लड़ाकों को पाकिस्तान की ISI ने अपने उस कंट्रोल में लेकर उनको रूस की तरफ बढ़ा दिया। वहां एक चीज होती थी नॉर्दर्न अलायंस, रूस के साथ वहां जो नॉर्दर्न अलायंस नाम की जो गठबंधन थी, जिस तरह से TTP काम कर रहा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर, उसी तरह से नॉर्दर्न अलायंस थी जो कि काबुल के खिलाफ लड़ रही थी रूस के शहर पर। तो ये लड़ाके जाकर नॉर्दर्न अलायंस के साथ लड़ते थे। ये सारी रिपोर्टें बहुत ही ओपन है और पाकिस्तान में बीच बीच में वो मानते रहे। लेकिन आज की तारीख में शायद पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको समझ जाना चाहिए। अब हमारे पास PPP के नुमाइंदे हैं। मैं बिलावल भुट्टो साहब की बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि मेरे ख्याल से PPP जो है फिलहाल सरकार की पार्टनर है, लेकिन PPP ज्यादा समझदार पॉलिटिकल पार्टी है, थोड़ा ज्यादा बैलेंस्ड है। शहबाज शरीफ की तरह से या PTI की तरह से हर चीज पे जोश नहीं दिखाती है। तो मैं उम्मीद मतलब करता हूं कि पहले सोचते हैं और फिर उसके बाद में एक्शन लेते हैं, सारे कॉजेज और सारे प्रोज एंड कॉन्स को समझते हुए। हाँ नैना जी, होता क्या है कि अलग अलग पार्टी का अलग अलग बेस होता है। PMLN है, पंजाब में बेस्ड है, सुन्नी पंजाबी डोमिनेंट फैक्टर है। अब PTI है, ठीक है, इमरान खान। आपने अखुनजादा जी को खुश कर दिया आज, तो देखिए आपने PPP की तारीफ करके। PPP थोड़ा सिंध बेस्ड है। देखिए PPP अगर हम देखें, हमेशा से हथियार पर या उनके आर्मी पर इन्होंने ज्यादा यकीन नहीं किया। अब मैं जख्मों को कुरेदना नहीं चाहता, अगर हम PPP का इतिहास देखें, इनके जितने लीडर निकले हैं, परिवार का नाम भी लेना नहीं चाहता, उनके परिवार में
इधर 1 2 3 मर्डर्स कहें या जो भी कहें वो पाकिस्तान की आर्मी ने ही कराया। जी। तो पीपीपी पाकिस्तान की आर्मी को कभी भूलेगी नहीं। पूरे पूरा भुट्टो परिवार को मालूम है, बिलावल भुट्टो को भी मालूम है। ठीक है, बिलावल भुट्टो उन चीजों को कुरेदना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें मालूम है कि पाकिस्तान की आर्मी से बैर नहीं लेना। सर लेकिन मतलब ये कहा जाए कि भले ही आर्मी के जो सेना अध्यक्ष बेसिकली उनके चेहरे बदलते रहे हैं लेकिन आत्मा तो वही है ना। और पीपीपी शायद आप ऐसा कह के उन जख्मों को जरूर हरा कर देंगे, लेकिन मैं एक बात जरूर और सर ये बात समझना चाह रही हूँ, उसके बाद में मैं जल्दी से चट्टन जी का भी रुख करूंगी। जैसा कि उन्होंने पहले भी बात कही थी कि ये जो पूरा मसला है वो मसला अब हल होता हुआ नजर आता है, खासतौर से इस पूरी मीटिंग के बाद में। क्या इतना इजी नजर आ रहा है सर? क्या जो पहले अभी कुछ समय पहले तक जो दहशतगर्द नजर आ रहे थे अब वो फिर से बिरादर बन जाएंगे, फिर से साथी बन जाएंगे, या अब सब कुछ माफ हो जाएगा जो भी एक दूसरे के ऊपर हमले किए गए? और दूसरी बात ये कि विवाद अभी का हाल ही का थोड़ी ना है, विवाद तो कई बरसों पहले का है, जब से पाकिस्तान नहीं बना था, है ना, अस्तित्व में नहीं आया था, तभी से विवाद डुरून लाइन का नजर आता रहा है शुरू से। यहाँ डुरन लाइन का विवाद अगर आप एंशियंट टाइम में जाएं, मेडिवल टाइम में जाए, तो मुगलों के साथ भी बहुत ज्यादा ताल्लुकात अफगानिस्तान के जो अमीर या शाह हुआ करते थे। लेकिन मैं आज की बात कर रहा हूँ, ये अपने मौलवी मोहम्मद नबी ओमारी ने जो कहा है हमें उसको कोई जस्ट दरकिनार करके इग्नोर कर देना चाहिए। उनका कोई खास पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है नहीं। यही मोहम्मद नबी ओमारी मैं बताता हूँ, अगर कतार में चले जाएंगे, दस्तरखान के बैठ जाएंगे तो एक हुक्का पीने के बाद ही वो नरम पड़ जाएंगे। अच्छा। अभी अगर सब कुछ ठीक है तो मोहम्मद नबी ओमारी अफगानिस्तान से जब आप पहुंचेंगे इस्तांबुल में जाएंगे, पक्का जाएंगे, तो जैसे ही वो अर्दोगन के सामने बैठ जाएंगे तो मीठी मीठी बातें करेंगे, तो पाकिस्तान के खिलाफ अपना सारा गुस्सा थूक देंगे। तो ऐसा होता है कि देखिए, अपनी जो ट्राइबल है अफगानिस्तान में, ट्राइबल एरिया है, तो अपनी ट्राइब के सामने मूंछ नीची ना हो जाए, इसलिए मैं मर्द हूं, ये कुछ उनकी अजीब सी भावना होती है। देखिए नैना जी, शायद मैं, आप और मेजर मोहम्मद अली भी समझ नहीं पाएंगे। हमारे हिंदुस्तान में मैं मर्द हूं, मर्दांगनी मेरे में कूट कूट भरी हुई है, मैं अपने खानदान के लिए दुश्मन को तबाह कर दूंगा। ये चीज हम लोगों में भारत में है नहीं है, बिल्कुल। मतलब हमको ये समझ ही नहीं आता कि ये कैसी सोच है। लेकिन जैसे ही आप खैबर पास करके आप उस तरफ जाएंगे ना, वहां पे उनकी शानदार फैमिली की प्रेस्टीज, उसने मेरे बेटे को मारा था तो मैं अब इसके पोते को मार दूंगा, उनके डीएनए में लिखा हुआ है। ये चीज आप, मैं और मेजर अली समझ नहीं पाएंगे कि ये कैसी सोच है सर। लेकिन जी अफगानिस्तान पहुंचेंगे, मैं बताता हूँ, ये अर्दगन के सामने बैठ के हुक्का पिएंगे और इन्हीं की जबान से मीठी मीठी बात निकलेगी कि पाकिस्तान हमारा भाई है मिलिट्री तौर पे। लेकिन सर जो अभी जो आगे निकली या ना निकले मीठी मीठी बातें, मैं और अपनी दर्शकों को और बता दूं, मौलवी मोहम्मद नबी ओमारी ने इस्लामाबाद में नागरिकों और सैन्य नेतृत्व की आलोचना की थी। उन्होंने इतना ही नहीं यहाँ की बल्कि ये भी कहा है कि यहाँ का जो शासन है, सैन्य शासन है, वो हर काम दूसरों की इच्छा के अनुसार करता है। उन्होंने शहबाज शरीफ और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई थी और शहबाज शरीफ जो उनकी कसीदे गढ़ रहे थे, और उसको बाकायदा उन्होंने कहा कि ट्रंप से चापलूसी भरे लहजे में बात करते हुए वीडियो देखा होगा, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है। अखुनशादा चट्टन जी, अब आप ही का जिक्र करते हुए, अच्छा इस बात पे कुछ अली शाह जी रिएक्ट करें प्लीज, थोड़ा डू फास्ट, फिर मैं चट्टन जी का रुक करती हूं। बिल्कुल जी, बहुत जल्दी बोलूंगा मैं ये बात। देखिए, कुछ मीम्स पाकिस्तान से बन के आई थी, हमें तो हिंदुस्तानियों ने तो बनाई नहीं, जहां पर दिखाया गया था डोनाल्ड ट्रंप साहब खड़े हुए हैं और बूट चटवा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को। शहबाज शरीफ साहब कुत्ते बने हुए हैं और बिल्कुल बूट चाट रहे हैं। ये माफ कीजिएगा, मैं नहीं कह रहा हूं, ये पाकिस्तान से मीम बन के आई थी और पाकिस्तानियों ने कहा था अगर कोई चापलूसी का कोई नोबेल प्राइज होता तो शहबाज शरीफ साहब को मिलता। ये तो हिंदुस्तान से नहीं आया, ये तो आपके मुझे लगता है ना। देखिए, मुझे लगता है कि आलोचना हर जगह पर जरूर होती है, कई अलग अलग लहजों की आलोचना होती है, लेकिन मुझे लगता है आलोचना का एक तरीका जरूर होता है। हुसैन जावेद जी, मैं बहुत देर से चट्टन जी का रुक नहीं कर पाई हूँ, प्लीज मैं आपके पास आपका दोबारा रुक कर रही हूँ। चट्टन जी, मैं एक और बात में जरूर कहना चाह रही थी। इस दौरान ओमारी ये भी कहते रहे हैं, उन्होंने बड़ी बात डुरून रेखा की बात कही थी। उन्होंने कहा कि जो अभी मौजूदा स्थिति है ये संकेत देती है कि जो डुरून रेखा है उसके पार का क्षेत्र जो कभी अफगानिस्तान
अफगानिस्तान द्वारा खो दिया गया था, वो भी जल्द ही अफगान क्षेत्र में वापस आ सकता है। इसको किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, मैं तो आपने बिल्कुल प्योर हिंदी में कहा, उर्दू में नहीं कहा, तो मैं तो ज्यादा नहीं समझा, लेकिन मैं दो चीजों पे बात करना चाहता हूँ। मेरा सवाल जावेद जी तक आप तक पहुंचाएंगे फिर जी। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत समझ गया। एक तो ये बात कि आप लोगों ने कह दिया कि अगर ट्रंप ने या अमेरिका ने हमारा सीज फायर किया था तो मुलाकात कहाँ पे हुआ था। जी जी प्लीज। तो इसके बारे में मैं अपने आप से कुछ नहीं कह रहा हूँ। देखो नैना, जिस तरह आप दूसरों को तहम्मुल से सुनते हैं, मैं जिस तरह आप लोगों को तहम्मुल से सुनता हूँ, जी जी, तो आप भी मेहरबानी करके या तो मुझे तहम्मुल से सुने, अगर आपने सुनने का नहीं है तो मैं तो कोई गैर अखलाकी बात नहीं कर रहा हूँ, गैर पार्लिमानी जबान इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। फिर भी अगर आप में सुनने की हिम्मत नहीं है तो मैं चला जाऊंगा। बोलिए तो चट्टान जी। जी नैना, यही तो हम कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं अपनी तरफ से। आप लोगों के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी साहब ने कहा कि अमेरिका से ट्रंप साहब ने कहा कि नरेंद्र सरेंडर, और आपने सरेंडर कर लिया। तो इसमें कोई मुलाकात नहीं हुआ था, सिर्फ एक फोन कॉल आया और आप लोगों ने सरेंडर किया, नंबर 1। दूसरी बात, आप लोग जो कह रहे हैं कि अफगान इतने बहादुर हैं, मूंचे हैं, पता नहीं क्या कुछ है। लेकिन अखुनजादा जी, आप जानते हैं भले ही फिर बर्दाश्त नहीं कर सकी ना, फिर बर्दाश्त नहीं कर सकी। मैं आप लोगों का इतना बर्दाश्त कर लिया, मेरे भाई ने इतना बर्दाश्त कर लिया, अब से नहीं बर्दाश्त होता है। अरे बाबा, मैं वही तो बोल रही, हर बार इंडिया ने उस बात को क्लियर किया है, डिनाई किया है। और ये उन्होंने सीधे सख्त लहजे में कहा है कि हम अपने देश में किसी भी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेंगे। और हमें पता है ना, जब हमने उनकी बात नहीं मानी, हमने उनको इंटरव्यूअर या ये कहा जाए कि क्रेडिट देने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने सैंक्शंस लगाए ना, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता। हमने कहा वी कैन डू एनीथिंग, हम हर चीज को अपने हिसाब से कर सकते हैं। हमें ये चंद रियायतों की हम कोई बिल्कुल भी मोहताज नहीं है। जी प्लीज टू बी कंटिन्यू। नैना, मुझे बहुत माजरत से कहना पड़ता है कि आपके शो पे आने से मैं 100 बार पहले सोचूंगा, क्योंकि आप में बर्दाश्त नहीं है। आप खुद तो इल्जामात लगाते हैं, लेकिन दूसरे के बात सुनने का हिम्मत नहीं है। आप अगर गलत बोलेंगे तो मैं उसको ठीक करती जा रही हूँ ना अखुनजादा जी। आप कितना गलत बोल रही है? मैंने कभी ठीक किया? मेरा दूसरे भाई यहाँ पे बैठा हुआ है, हमने कभी ठीक किया? आप अपनी बारी पे बात करें, जो कह सकते हैं। आपने इतना भाषण दिया, हम तहम्मुल से सुन रहे थे, तो आप भी तहम्मुल से सुनिए। मैं कोई पैनलिस्ट नहीं हूँ, मैं तो सवाल पूछूंगी, और अगर आप उसमें बीच में अगर कोई गलत फैक्ट आएगा उसको तो फिर सबसे इक्वल पूछे, फिर सबसे इक्वल पूछे। अपने लोगों को तो आप लुकमा नहीं देते, हम बात करते हैं तो आपको सवाल पूछना याद आ जाता है। बताइए। दूसरी बात, मैं आपको ये बताऊं आप लोगों को कि आप लोग जो कह रहे हैं कि अफगान इतने बहादुर, इसके मूंची, इसके पता नहीं क्या क्या, तो आप लोग ज़हन में ये भी याद रखें कि ये डीएनए जो है ये एक है। बॉर्डर के इस तरफ और उस तरफ जो रह रहे हैं वो दोनों अफगान है। 4 करोड़ 9 लाख का आबादी है पुख्तनख्वा का। इस तरफ भी अफगान है। अफगानों से अगर पहले तो मैं मानता नहीं हूँ कि ये लड़ाई है, लेकिन अगर लड़ रहे हैं तो कोई और नहीं लड़ रहा है, अफगान के साथ लड़ रहा है, आपस में ही लड़ रहे हैं। ये बात आप लोग देखिए। मेरा जो कबीला है सलारजे कबीला, वो बॉर्डर के इस तरफ भी है, उस तरफ भी है। हमारे मामून कबीला बॉर्डर के उस तरफ भी है, इस तरफ भी है। लड़ क्यों रहे हैं फिर? देखिए, मैं तो आपको यही समझा रहा हूं कि ये लेकिन आप बात को समझ नहीं रही है। मैं आपको कह रहा हूं कि ये लड़ नहीं रहे हैं। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और इमारत इस्लामी कभी लड़ नहीं सकते हैं। ये लड़ाई सिर्फ इसलिए है जो यहाँ से मिसाइल आती है, वहां से मिसाइल आती है, दोनों ही तरफ के भाई आपस में लड़के मर रहे हैं। यही तो खेल है ना। पुलवामा में आप लोगों ने क्या खेल किया? अपने लोगों को मार के पाकिस्तान पे हमला किया। राजनीति में ये चीजें चलती रहती है। राजनीति मतलब आप इसलिए हो रहा है कि अफगान तालिबान से ये चीज उतर जाए कि ये पाकिस्तान के पास ही है। आप अपने लोगों को मरवा रहे हैं क्या?
मैं यही पूछ रही हूँ। आप आपने कहा कि लोगों ने नहीं राजनीति में ये मरवाया। चलता है, पहलगाम में आप लोगों ने नहीं मरवाया। किसने मरवाया? पहलगाम में पाकिस्तान की तरफ पहलगाम से में तमाम किसने सबूत मरवाया? थे, आप लोगों ने नहीं पाकिस्तान के मरवाया। तमाम इन्वॉल्वमेंट के सबूत तो थे। राजनीति में ये प्लीज, चीजें अब आप होती अक्सर रहती कहते है हैं कि मैं आप लोगों ने आपको पहलगाम में टोकती अपने हूँ, लोगों आपको को बोलने नहीं मरवाया, देती हूँ। इल्जाम पाकिस्तान पे मतलब लगाया। आप ये कह रहे हैं ना, आपने तो कहा राजनीति में चलता है, आप ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना अपने लोगों को मरवा उसामा के बिन लादेन कहाँ इस्लामाबाद में पाया गया मरवा था? दिया, वहां पर उसामा आप बिन लादेन आप कहाँ ही के पाया जो गया था? सेम डीएनए वाले जो आपके भाई भाई हैं उनको जरूरत मरवा पड़ने दिया। पर आप ये जरूरत मान रहे पड़ने हैं? पर सिर्फ पाकिस्तान नहीं, सारी दुनिया, ये मेरा भाई जो है ये फौजी है, इसको पता सर, है सर कि सुसाइड टाइम बॉम्बर आने पे कौन तैयार अपने करता है? मकसद के लिए लोग किसी को भी, सर अपने बाप सुसाइड को भी बॉम्बर कत्ल कौन कर तैयार सकते करता है? हैं, जिस तरह के आप आतंकी लोगों ने फैक्ट्री कहाँ पहलगाम पर है? में किया। तो आतंकी फैक्ट्री कहाँ पर है? उसामा बिन लादेन, मौलाना मसूद अजहर को, हाफिज सईद को, उसामा बिन लादेन को आप आतंकी मानते हो कि नहीं मानते हो? हर मुल्क में है, हर मुल्क में है। आपके मुल्क में जो आरएसएस है ना, गुजरात नहीं का जो सर, कसाई है, मौलाना मसूद हमने अजहर तो और महमूद हाफिज सईद को आप अजहर आतंकी को मानते हैं कि नहीं वजीर आजम मानते नहीं हैं? बनाया है। हमने तो किसी इनको दहशतगर्द को आतंकी वजीर आजम मानते ही नहीं नहीं। बनाया है। ज्यादा चट्टान जी, आप पता लोगों है ने सुनिए, दहशतगर्द अगर आपने को आरएसएस को वजीर आजम समझ बनाया लिया, है, आरएसएस जिसपे को वजीर अगर आजम समझ पे लिया, जाने से पहले आरएसएस को अमेरिका अगर आपने जाने की समझ पाबंदी लिया थी। तो शायद आप भी आरएसएस का हिस्सा हो जाएंगे। अगर आपने आरएसएस को समझ लिया, आप अभी आपने कुछ लोगों से या कुछ मैंने आपने अपनी समझा है, मनगढ़ंत बातें, आपकी मैं मनगढ़ंत तो इस बातें जो टाइम है ना, समझा था जिस उसी टाइम का ही लोगों ने नतीजा गांधी है। जी को मुझे शहीद एक बात बताइए मार दिया। मुझे एक बात बताइए, मौलाना मसूद अजहर, हिजबुल मुजाहिदीन, तहरीक तालिबान, ये सब कौन है? ये तो आप ही के हिस्से हैं। टीटीपी आप ही का हिस्सा है, ये सभी आप ही के हिस्से हैं ना। अच्छे लोग हैं, इनके अच्छे लोग हैं। मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ कि नहीं है, लेकिन आपका भी गुंडों को आरएसएस अच्छा है ना, मानते हैं। ये आप सारे अच्छा ममालिक मानते में हैं। है, हिजबुल सिर्फ हम मुजाहिदीन में नहीं है, आप लोगों में नहीं है, बुरा मानते हैं, इंडिया में लोग नहीं है। कानून को बुरा मानते हैं, कानून को हाथ में लेना बड़ा अच्छा मानते हैं, है ना सर? यही बात, यही कहना जा रहे हैं आप, मैं सही समझाऊं? और मैं लेकिन कैसे इसको अखुनजादा चट्टान जी, मैं बताऊं, दुनिया भर में आरएसएस को फॉलो करने वाले आरएसएस कार्यकर्ता हैं। आरएसएस वो भाई, कार्यकर्ता, आप लोग सुनिए, आप लोग जो जब हम पे कोई इल्जामात प्रभावित लगा होता रही है है ना, ना, सुनिए, जब कोई प्रभावित होता नैना- है तो नैना, वहां मदद हाँ, करने हम जाते पे जो हैं। इल्जामात लगा नेपाल रही में है, आपने ये इल्जामात के लिए आप काठमांडू लोगों को ने आईएसआई कही, ने अपना तो घर बैन बनाया, करने की नहीं हुई थी। जब वहां पर सुनिए, जब वहां नैना, पर आप भूकंप लोगों ने आया कही, था, कितने आरएसएस ऊंट कार्यकर्ताओं ने बिजली बाल लोगों की दुनिया जाके में। मदद की। हिजबुल मुजाहिदीन के आपके कितने आतंकी गए थे मदद करने के लिए? कितने आतंकी आप गए लोगों ने थे? ये इल्जामात लेके अपने पार्लिमानी वफूद को पूरी दुनिया में भेज दिए। यह इल्जामात आप लोगों ने पाकिस्तान पे लगा दिए। मुझे दुनिया में अरे, एक मुझे मुल्क कभी-कभी बताए बहुत दया आती है जो अखुनजादा आप लोगों चट्टान के जी। बाद से मुतफिक You know हुआ है। what? बस एक आपको मुल्क मुझे सिर्फ अपने बताए। आप को, अभी मैं तो आपसे ये बात कहती हूँ क्या कि क्यों लड़ रहे हैं आप उसामा बिन लादेन को आप सही मानते हैं? नहीं, मौलाना मैं किसी मसूद भी अजहर को आप क्या सही मानते नहीं हैं? मानता हूं। मौलाना मसूद मैं अजहर को आप किसी कौन को मानते भी हैं? नहीं। मैं तो पाकिस्तान का जो पॉलिसी है अफगानिस्तान के बारे में, इसको बरमला कहता हूं कि ये गलत पॉलिसी है, इस पे नजर रसानी करें। मुझे लगता है अखुनजादा अफगानिस्तान में चट्टान जी, इसके पता है पसंदों की वही जगह बात आप यूके जमहूरी देवनाथ जी ने लोगों को कही। सपोर्ट मैं करें, समझती हूँ इन आपकी भी लोगों कुछ को सपोर्ट मजबूरियां करें जो होंगी अवामी सर। जरिए से अभी हुकूमत में यूके आना देवनाथ चाहते हैं। चट्टान जी आपकी पार्टी की तारीफ कर रहे थे, मैं जानती हूँ आपकी भी मजबूरियां होंगी। आपने तो उस तकलीफ को मेरा झेला कोई है, मजबूरी नहीं है, आपने मेरा कोई आपकी मजबूरी पार्टी नहीं है। ने आपकी पार्टी ने तो उस तकलीफ को झेला है। जिन आतंकियों की बात आप शायद उनका नाम लेने से भी आप बच रहे हैं, डर रहे हैं, और सेना आप की अगर लोगों बात के करें पार्टी ने ना, भी झेला है। आप राजीव गांधी साहब भी, राजीव गांधी आपकी साहब के पार्टी ने साथ तो क्या हुआ बेसिकली था, इस चीज को गांधी के लेकर साथ झेला क्या है। हुआ था, मिसेस आपकी गांधी के तो साथ क्या पूरी हुआ था, हिस्ट्री रही है। हर तब भी हर मैं समझ रोज रही हूँ आपकी लोगों के अपनी साथ क्या आपकी कुछ अपनी हो रहा मर्यादा है। है। लद्दाख मैं में बिल्कुल क्या समझती हुआ, हूँ। कारगिल यूके में क्या देवनाथ जी, हुआ, कश्मीर में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, Yes, कनाडा में कश्मीर किसने में किसको अब मारा, जाकर 2019 के बाद ये स्थिति हम सुधर रही है सब कुछ हमें सर। पता है। चट्टान जी, 2019 के बाद में अब जाके स्थिति संभल रही है। आप समझिए वहां से, और यही तो तकलीफ थी कि आखिर पीओके तो एकदम खूना खून हो रहा है यूके देवनाथ जी। कम से कम जम्मू कश्मीर की स्थिति सुधर रही है। वेल, अभी हम बात कर रहे थे अफगानिस्तान और पाकिस्तान की। आप हिंदुस्तान से तो आप छोड़िए, अभी आपके जो सो कॉल्ड ब्रदर हैं आप उन्हीं को संभाल लीजिए। यूके देवनाथ जी। नैना जी, बात बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में शांति कायम होनी चाहिए। उसका एक ही तरीका है कि पाकिस्तान की जो हुक्मरान है, खासतौर से सिविलियन लीडरशिप, वो पाकिस्तान की आर्मी और एयरफोर्स को काबू में रखें और बॉर्डर के उस तरफ कुछ समय के लिए, कम से कम जब तक इस्तांबुल में बातचीत नहीं शुरू हो जाती, तब तक एयरफोर्स को ना भेजें, क्योंकि फिर एयरफोर्स को भेजने से एस्केलेशन लेवल बहुत बढ़ जाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि जब तक इस्तांबुल में बात नहीं होती, वह पक्ष में उनकी आर्मी भी
पाकिस्तान की आर्मी भी बॉर्डर से 10-15 किलोमीटर पीछे रहेगी और बॉर्डर में थोड़ी बहुत रेंजर्स रहेंगी और ज्यादातर पुलिस होनी चाहिए। पुलिस से पुलिस का इंटरेक्शन होना चाहिए। अफगानिस्तान के साथ तरफ भी, बॉर्डर के उस तरफ, चेक पोस्ट के उस तरफ उनकी पुलिस होनी चाहिए और जो 7 या 8 बॉर्डर पोस्ट हैं वहां पे इस तरफ भी सिर्फ पाकिस्तान की पुलिस होनी चाहिए, कांस्टेबलरी होनी चाहिए। आर्मी को या रेंजर्स को जो फायर पावर दी गई है उसको पाकिस्तान की सिविलियन लीडरशिप, अभी पीपीपी के नुमाइंदा हमारे साथ है, उनको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि कोई भी आर्मी का मेजर, कोई भी कर्नल, कोई भी ब्रिगेडियर फायर खोल दे। पीपीपी, पीएमएल-एन, इनकी लीडरशिप को फिलहाल आर्मी हेडक्वार्टर को, जनरल हेडक्वार्टर को काबू में रखना पड़ेगा कि जब तक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से इनके डिफेंस सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी का फोन ना जाए तब तक पाकिस्तान की आर्मी फायर ना खोले। इस्तांबुल में जब तक बात नहीं होती है तब तक कम से कम। जी नैना जी। अच्छा सर, और अभी अफगान खासतौर से अखुनजादा जी कह रहे थे कि भाई सबका डीएनए एक है, लेकिन रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने काबुल के प्रति अपना रवैया बताया था और ये कहा था कि भाई पाकिस्तान में रह रहे सभी अफगान नागरिक अपने वतन लौट जाएं, अफगान के साथ पहले जैसे पुराने संबंध अब कायम नहीं रह सकते। सोशल मीडिया पोस्ट और एक तरह से उन्होंने अपने सार्वजनिक बयानों को लेकर ये तमाम बातें कही थी और ये भी कहा था कि अपनी सरकार और उसकी व्यवस्था, इसलिए पाकिस्तान की जमीन और संसाधन 25 करोड़ पाकिस्तानियों के हैं। विदेशी शरणार्थियों के कारण स्थानीय सुरक्षा और संसाधनों पर दबाव पड़ रहा है। हुसैन जावेद जी, ये तो ख्वाजा आसिफ के ही बयान है ना, और एक तरफ जो अगर सारी चीजें वही बात है कि भाई डीएनए सेम है, अगर सब कुछ है, भाई भाई हैं, तो फिर अपने ही लोगों को घर से क्यों निकाल रहे हैं, क्यों चिंता है फिर इस बात की? देखें, मैं इसमें ये कहूँगा, ख्वाजा आसिफ साहब इस वक्त एज अ डिफेंस के वजीर के हवाले से सबसे इंस्ट्रूमेंटल रोल अदा कर रहे हैं जो अभी पीस टॉक्स हो रही है। लेकिन जो उन्होंने अफगान रेफ्यूजीज के हवाले से बात की है ये बिल्कुल सही है। ये सर उनका बयान आप मत समझिए, ये हर जो है पाकिस्तानी उसका भी बयान है। बिल्कुल 40 साल क्या कम होते हैं, 40 साल हमने उनके लिए अपनी सरहदें खोल दी, उनके लिए कोई नो गो एरियाज नहीं बनाए। वो जहां जाके पढ़ सकते थे उन्होंने वहां से एजुकेशन हासिल की, कारोबार बनाए, बिजनेस किए, सब कुछ किया। हमने उनकी रोक टोक पे कोई बैन नहीं लगाया। बट एक टाइम है कि अब आपको अपने अपने मुल्क में जाना है क्योंकि आप अफगानिस्तान के हैं। और एक चीज मैंने आपके चैनल पे सुबह भी कही थी, ऐसी कई घटनाएं हुई हैं पाकिस्तान के अंदर जहां पे आतंकवाद हुआ, उसमें अफगानी लोग निकले हैं। तो ऐसे नहीं कि आंखें बंद करके हमने क्या दिया। लेकिन आज जहां आपने ये सवाल मुझसे किया, वहां एक चीज ये भी याद रखें कि जिन अफगान के पास प्रॉपर वीजा है या वो पाकिस्तान के अंदर स्टे अभी कर सकते हैं। लेकिन एक बात है, 14 लाख 14.5 लाख के करीब जो अफगान है वो वापस जा चुके हैं, मजीद भी जाएंगे क्योंकि एक टाइम है उनका मुल्क अब आजाद है। तो मैंने अब शो के शुरू में ही कहा था, तालिबान हुकूमत की अब जिम्मेदारी है एक गवर्नेंस मॉडल दें। रेफ्यूजीज जो वापस अपने वतन आ रहे हैं उनको कैसी जिंदगी देनी है और जो अपने लोग उनके पहले ही रह रहे हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे ऊपर करना है। भी जंग, जदल, हमले, धमकियां, थ्रेट्स, इनको छोड़ दें ना। वहां कोई अब रूसी आ रहा है ना कोई अमेरिकन आ रहा है और हमारा कभी इरादा नहीं रहा कि हमने उनकी जमीन पे कब्जा करना है। हम पहले दिन से क्लियर रहे। और आखिरी बात, एक बात काबुल हुकूमत को समझनी होगी, चाहे वहां पर कल को नॉर्दर्न अलायंस आ जाए या अभी जिस तरह वहां पे तालिबान हुकूमत है, पाकिस्तान के साथ ही आपका जो प्रोसेस है वो अटैच है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड, इंडिया से ट्रेड अफगानिस्तान कैसे होनी है, तो ये वो चीजें जो उनको सोचना पड़ेंगी बहुत। अफगानिस्तान, पाकिस्तान भी एक पूर्ण अफगानिस्तान चाहता है, ये खुद हमारे अपने इंटरेस्ट में है। आपने आखिरी की जो बात कही वो शायद नेटवर्क ग्लिच की वजह से स्पष्ट नहीं सुन पाए हैं हम, लेकिन कुल मिलाकर ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो तो लगातार बने हुए हैं। अब सीज़ फायर ज़रूर हुआ है लेकिन वो सीज़ फायर बना रहे, हमेशा बना रहे, यही बड़ी उम्मीद है। लेकिन ना ही तालिबान पाकिस्तान पर भरोसा करता है, ना ही पाकिस्तान तालिबान पर भरोसा करता है, और उसका खामियाजा जो है यहाँ की आम जनता पर को भुगतना होता है। इसमें कोई शक नहीं, सीज़ फायर तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कई बार हुआ, लेकिन उस
सीज फायर का उल्लंघन बार बार, कई बार, हर बार पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है, तो मंसूबे और जो इच्छा शक्ति उस पर जरूर सवाल खड़े होते हैं। वेल, आखिर कब स्थिति सामान्य होगी ये तो देखने वाली बात है। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में चल रहा ये टेंशन अब कतर में हुई इस बैठक के बाद में क्या सॉल्व होगा, ये वाकई में देखने वाली बात है। यहाँ पर अब बारी है आज के सवाल की। आज का सवाल क्या है, आइए अब जान लेते हैं। आज का सवाल है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री आखिर कौन है? आपके सामने दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है इंदिरा गांधी, दूसरी है प्रतिभा पाटिल। इन दोनों में से क्या है सही जवाब? अगर आप जानते हैं तो अपना मोबाइल फोन उठाइए, टीवी स्क्रीन पर बताए जा रहे नंबर पर अब व्हाट्सएप के जरिए हमें अपना जवाब भेज सकते हैं। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। और अब बारी है कल पूछे गए सवाल का जवाब देने वाले विजेता का नाम जानने की। कल पूछे गए सवाल के विजेता हैं पायल मेहरा, जो कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की रहने वाली हैं। पायल मेहरा जी, आपको इंडिया डेली टीम की तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।